हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंडर हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो चलिए जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में। ठीक है, चलो अब सबसे पहले तो इससे पहले कि हम टॉपिक्स के बारे में पढ़ें, टॉपिक्स को पढ़ें, एक क्वेश्चन है आपके लिए मेरी तरफ से। हम डेली लाइफ में डेली बेसिस पे खाने पीने की कई वेराइटीज़ को कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करें तो हम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, हम पोहा खाते हैं, उपमा खाते हैं, है ना, कुछ साउथ इंडियन डिश हो गई। फिर इसके अलावा लंच या डिनर में हम क्या खाते हैं, चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं। हमारे पास वैरायटी होती है फ्रूट्स की, हमारे पास वैरायटी होती है वेजिटेबल्स की, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, है ना, और कुछ ऐसी वेजिटेबल्स भी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, जैसे कि लौकी, कद्दू एंड गिलकी एंड सो ऑन, है ना। तो हम इतनी वैरायटी खाते हैं फूड आइटम्स की। कभी आपने ये सोचा है कि ये इतनी वैरायटी आ कहाँ से रही है? फॉर एग्जाम्पल चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने चपाती खाई है, रोटी खाई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चपाती कहाँ से आई है तो आप बोलोगे मैम वी नो द आंसर। ये जो चपाती है ये बनी है कैसे? गेहूं के आटे से। आप बिल्कुल सही हो कि जो चपाती है, जो रोटी है, वो कैसे बनती है? गेहूं के आटे से बनती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर ये गेहूं का आटा कहाँ से आया है तो आप बोलोगे कि मैम जो गेहूं है ना, गेहूं के दाने को चक्की में अच्छे से क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, गेहूं के दाने अपने पाउडरी फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं और गेहूं के दानों से क्या बन जाता है, गेहूं का आटा बन जाता है। और इसी आटे से बेसिकली चपातीस बनाई जाती है। यहाँ तक जो आप प्रोसेस आप मुझे बताओगे वो बिल्कुल सही होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लिया मैंने कि चपाती बनी आटे से, आटा आया कहाँ से? वीट के यानी कि गेहूं के दानों से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वीट ग्रेन्स यानी कि गेहूं के दाने कहाँ से आए हैं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मैम गेहूं के जो दाने हैं ना वो गेहूं के पौधों से आए हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि बारिश हुई तो बारिश के पानी के साथ साथ जो है गेहूं के दाने भी आसमान से टपक पड़े, नहीं होता ना। बाकायदा गेहूं के पौधे उगाए जाते हैं, खेती की जाती है और उन्हीं पौधों से बेसिकली वीट ग्रेन्स, ठीक है ना। वीट ग्रेन्स मतलब क्या कि गेहूं के पौधे के जो सीड ग्रेन्स होते हैं उन्हीं को हम गेहूं के दाने या वीट ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमको पता है कि हाँ गेहूं के खेत होते हैं, फसलें होती हैं और जो दाने होते हैं, जो सीड ग्रेन्स होते हैं, उन्हीं को हम गेहूं बोलते हैं। ठीक है, चलो तो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकला इतनी पूरी कहानी का? कंक्लूजन ये निकला कि जो गेहूं है वो क्या है, एक प्लांट बेस्ड फूड है। ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट से मिला है गेहूं, इसीलिए वो एक प्लांट बेस्ड फूड हो गया। क्या हम खाना केवल प्लांट बेस्ड फूड्स का ही खाते हैं? चलो हम बात करते हैं अब कुछ एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की। दूध तो आप सभी लोग पीते होंगे, भले ही 2 टाइम मत पियो लेकिन 1 टाइम तो आप पीते ही होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दूध कहाँ से आता है तो अब मैं वीगन मिल्क की बात नहीं कर रही हूँ। आजकल जो एक ट्रेंड चला है वीगन मिल्क का कि हम कोकोनट मिल्क पियेंगे, हम आमंड मिल्क पियेंगे, हम सोया मिल्क पियेंगे, वो वाला मिल्क नहीं। वो ट्रेडिशनल मिल्क जो कि मैं और आप पी करके इतने बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो वो जो दूध है वो ट्रेडिशनल दूध कहाँ से आता है भाई? वो आता है गाय और भैंसों से। तो ये जो दूध है वो क्या हुआ, एक एनिमल बेस्ड फूड हुआ कि नहीं हुआ? जानवरों से मिल रहा है ना, गाय भैंसों से मिल रहा है। इसके अलावा एग्स या मीट या नॉनवेज वगैरह वो भी कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन क्या निकला कि जो भी हम डेली बेसिस पे खाना खाते हैं, ठीक है, वो
उस खाने का सोर्स क्या हो सकता है? दो सोर्सेज होते हैं, दो मेजर सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं हमारे प्लांट्स और दूसरे होते हैं हमारे एनिमल्स। या तो हम अपना खाना हमारा जो खाना है वो किससे बनता है? प्लांट्स हमको प्रोवाइड करते हैं, या हमारा जो खाना है वो एनिमल्स के थ्रू आता है, एनिमल्स से आता है। तो एनिमल्स और प्लांट बेस्ड फूड हम खाते हैं, ठीक है। चलो एक चीज़ और है, अब ये जो प्लांट बेस्ड फूड्स हैं इसका जो ट्रेंड है, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं जो कि हमें पौधों से मिल रहा है, क्या ये ट्रेंड अभी का है? यानी कि आप समझ सकते हो कि ऐसे एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ मैं कि करीब 1-2 साल पहले या और ज़्यादा मान लो कि 10 साल पहले से ही जो है ना ये ट्रेंड चालू हुआ है कि हम जो अपना खाना है वो कहाँ से लेके आ रहे हैं? प्लांट से लेकर के आ रहे हैं। क्या ऐसा है क्या? नहीं। प्लांट से फूड ऑब्टेन करने का जो प्रोसीजर है, जो मेथड है ना, ये बहुत पुराना है। कितना पुराना है? चलो हम समझते हैं एक स्टोरी से। स्टोरी किसकी? तो स्टोरी है अर्ली मैन की, हमारे एंसेस्टर्स की, एंशिएंट पीपल की। ऐसा नहीं है कि आज कल या परसों या 1 साल पहले या 10 साल पहले से जो है ना हम प्लांट से अपना खाना ऑब्टेन कर रहे हैं। बहुत ही सालों से प्लांट से हम अपना खाना ऑब्टेन करते आ रहे हैं। एक्चुअली होता क्या था, अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, तो 10,000 BC की ये बात है, बहुत पुरानी बात है, 10,000 BC की बात है ये। जो अर्ली मैन होते थे ना उस ज़माने के 10,000 BC के, देवर नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब क्या होता है? नोमैडिक का हिंदी मीनिंग मैंने देखा था घुमंतु। घुमंतु मतलब क्या कि इस ज़माने के, इस समय के, इस टाइम पीरियड के जो एंशिएंट पीपल होते थे, अर्ली मैन होते थे, वो क्या करते थे? घूमते रहते थे जगह जगह। मतलब कि जैसे आज हम सबको पता है कि हमारे पास एक घर है, हमारे पास एक छत है जिसके नीचे हम रहते हैं, है ना, और हम सालों साल एक ही घर की उसी छत के नीचे जो है ना हम बिता देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इतने टाइम पीरियड की, तो इतने टाइम पीरियड के जो लोग होते थे, एंशिएंट पीपल जो होते थे, वो नोमैडिक होते थे, वो घुमंतु होते थे। उनके पास कोई एक फिक्स्ड शेल्टर नहीं होता था। वो टाइम टू टाइम जो है ना, कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी यहाँ का मौसम अच्छा नहीं लग रहा है तो कहीं और चले गए, वहाँ जाकर के भी मौसम जो है ना फिर से चेंज हो गया, अच्छा नहीं लग रहा तो कहीं और चले गए। तो लगातार इस टाइम पीरियड के जो लोग होते थे वो घूमते रहते थे। क्यों घूमते रहते थे? तो शेल्टर की तलाश में, एक छत की तलाश में, और साथ ही साथ फूड की तलाश में, खाने की तलाश में, ठीक है। इस ज़माने के जो लोग थे वो कैसे होते थे? देवर हंटर्स। वो जानवरों को मार के खा जाते थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि सपोज पहले जो एंशिएंट पीपल थे उनकी पॉपुलेशन कम थी, ठीक है, वो एक जगह रह रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम है। अब देखो आज के ज़माने में नेशनल पार्क और सेंचुरीज बना करके हम एनिमल्स को कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन इतने टाइम पीरियड में क्या होता था ना, एनिमल्स बहुत थे, बहुत सारे एनिमल्स थे और जंगल ही जंगल थे, ठीक है। तो सपोज एक जगह पे लोग रह रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम है। अब हुआ क्या, उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी एनिमल्स थे उनको मार करके ये एंशिएंट पीपल क्या होते रहे? खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे। एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे उनको रियलाइज़ हुआ कि यार अब इस एरिया में रहने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस एरिया के आसपास के जितने भी एनिमल्स हैं उनको तो हम ऑलरेडी खा चुके हैं, उनकी हंटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे और फ्लैश या खाना नहीं मिल सकता। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमको किसी और लोकेशन पे शिफ्ट होना पड़ेगा, हमको किसी और एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे उस एरिया में जो है ना और हमें जानवर मिले, कोई और एनिमल्स मिले जिनको हम मार के खा सकें और अपने पेट की भूख को शांत कर सकें। तो कंटिन्यूसली इस ज़माने के लोग घुमंतु होते थे, दे वर नोमैडिक, फूड और शेल्टर की तलाश में घूमते रहते थे, एक कोई फिक्स जगह पे नहीं रहते थे, आज यहाँ परसों वहाँ और उसके नेक्स्ट डे कहीं और, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने सोचा कि यार कब तक ऐसे चलेगा, कब तक हम जानवरों को मार के खाते रहेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, सिर्फ एनिमल्स को ही नहीं वो खाते थे, हंट करते थे, फ्रूट्स और ट्यूब जो आप बोल सकते हो कि जो वेजिटेबल्स वगैरह जो होती हैं वो भी खाते थे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पेड़ पे फल लग रहे हैं तो इंसान खाएगा ही, पेड़ पे अगर वेजिटेबल्स लग रही हैं तो इंसान खाएगा ही, ठीक है। तो एनिमल्स को तो मार के खाते थे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह भी खाते थे। लेकिन उनको ये रियलाइज़ हुआ क्या कब तक हम इसी तरह से घूमते रहेंगे, कभी ना कभी तो हमको अपनी लाइफ में सेटल होना पड़ेगा ना। ये थोड़ी ना कि आज यहाँ कल वहाँ परसों यहाँ, ये बहुत ही हेक्टिक होता था उनके लिए। तो उन लोगों ने थोड़ा अपना दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, हम क्या काम करेंगे कि क्यों ना हम अपने खाने की जो डिपेंडेंसी है ना
तो एनिमल्स पे से थोड़ी सी वो कम कर दें। कब तक जानवरों को मार के खाएंगे? तो एनिमल्स की बजाय हम प्लांट से क्या करें, खाना ऑब्टेन करने की कोशिश करें, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें। और वहाँ से तब से निकला है क्या, खेती करने का प्लान। तो खेती यानी कि फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर करना ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले स्टार्ट हुआ है, बहुत पहले ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये जो हमारे एंशिएंट पीपल थे ना, इन्हीं ने ही खेती करने का आइडिया निकाला था। कब तक घूमते रहेंगे शेल्टर और फूड की तलाश में? क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हम खुद ही अपना खाना क्या करें, उगाएं, ग्रो करें। ठीक है, तो वहाँ से निकला क्या, फार्मिंग, या आप बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर का कंसेप्ट। तो हुआ क्या, एंशिएंट पीपल जो थे वो नदी किनारे, तालाब किनारे जो है ना जा कर के सेटल हो गए, और जो लैंड था, जो एरिया था, जो मिट्टी थी, वहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ ग्रो करना शुरू किया। साथ ही साथ एनिमल्स को पालने की भी उन्होंने आप बोल सकते हो कि अटेम्प्ट किया। अभी तक तो वो जानवरों को मार के खा रहे थे, है ना, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, खेती करने के साथ साथ पशुपालन भी करने लगे। वो एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट करने लगे, पेट एनिमल्स रखने लगे, वो डॉग्स को पेट बनाने लगे, काउज और बफेलोस को जो है ना अपने पालतू जानवर बनाने लगे। इससे क्या होगा, उनको समझ में आया कि भाई जानवरों से खाना कैसे मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि जानवरों को आप अगर आप मार के खाओगे तो ही आपको खाना मिलेगा, बिना मारे भी एनिमल्स दूध दे सकते हैं, अंडे दे सकते हैं। ठीक है, तो जानवरों को जैसे कि शीप वगैरह है, उनकी जो शीप के जो हेयर होते हैं उससे वूल बनती है। वूल से इंसान अपने आप को जो है ना ढक सकता है, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रिवेंट कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनको धीरे धीरे रियलाइज़ हुई, जिसके कारण उन्होंने बोला कि अब हम कहीं और नहीं जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, खुद खेती करेंगे, अपना खाना खुद उगाएंगे, खुद पैदा करेंगे, और एनिमल्स को क्या करेंगे, उनको जो है पालना शुरू करेंगे, पशुपालन हम स्टार्ट करेंगे। इतना क्लियर है आप सभी को? तो ये स्टोरी थी किसकी, हमारे अर्ली मैन की या एंशिएंट पीपल की। तो आई होप अभी तक का कंसेप्ट आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली चैप्टर क्या हमको बताना चाह रहा है। तो हमने स्टार्ट किया था इस पॉइंट से कि हाँ, हम जो भी खाना खाते हैं तो उस खाने के बेसिकली दो सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं हमारे प्लांट सोर्सेज और दूसरे होते हैं हमारे एनिमल सोर्सेज। सॉर्टेड? चलो, फिर इसके बाद में हमको चैप्टर में पढ़ना क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस सेशन में कि ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ये तो एवर इंक्रीजिंग है। ये ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसा तो नहीं है कि कम होती जाएगी या कांस्टेंट हो जाएगी, वो तो बढ़ती ही जाएगी। और जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी, ह्यूमन्स की जो डिमांड है खाने पीने की वो भी तो बढ़ेगी ना। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास 1 हेक्टेयर, आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है और आप उसी टुकड़े में क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है उस 1 हेक्टेयर का जो टुकड़ा है आपके पास खेत का, क्या आप उसमें इतनी खेती कर सकते हो कि पूरे दुनिया की, चलो पूरी दुनिया छोड़ दो, इंडिया की ही बात कर लेते कि इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, सभी पॉपुलेशन की जो खाने पीने की डिमांड है वो आप फुलफिल कर सकते हो? कभी भी नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लार्ज स्केल में जो है ना प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, लार्ज स्केल में आपको फार्मिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, और उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। और एग्रीकल्चर में केवल एक स्टेप नहीं होती है। अगर आप सोच रहे हो कि बस बीज जो है ना गाड़ दिए हैं, वो बीज अपने आप जो है जर्मिनेट होंगे और रूट्स निकलेंगी, शूट निकलेगा, उसमें से जो है ना फ्लावर्स निकलेंगे और सीड ग्रेन्स डेवलप हो जाएंगे, अपने आप जो है ना पूरी प्रोसेस हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं और हर एक प्रैक्टिस के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिस क्या होती है, अच्छा हाँ, उसके पहले हम बात करेंगे क्रॉप एंड इट्स टाइप्स की। क्रॉप क्या होता है, हिंदी अगर मैं आपको बोलूँ, कई बार हमको लगता है कि हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, चीज़ों को समझना आसान होता है हमारे लिए। क्रॉप की हिंदी क्या होती है, क्रॉप की हिंदी होती है फसल। मैं आपसे पूछूंगी कि क्रॉप क्या होता है तो शायद कुछ बच्चे ना बता पाएँ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगी कि फसल क्या होती है तो आप बता दोगे कि हाँ मैम हमको पता है फसल क्या होती है। ठीक है, तो क्रॉप मतलब फसल, एग्जैक्टली और क्या क्रॉप होती है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। क्रॉप के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्टेप आती है आपकी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, सॉइल को बनाना। भाई आप जो भी खेती करना चाहो, ज़रूरी नहीं है कि आप गेहूं की खेती करो या अनाज की खेती करो या दालों की खेती करो। सपोज़ आपको फ्रूट्स की खेती करनी है, सपोज़ आपको वेजिटेबल्स की खेती करनी है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है,
आपकी मिट्टी, सॉइल, जिसमें कि आप कोई भी पौधा उगाओगे, चाहे वो फ्रूट्स का हो, चाहे वो वेजिटेबल्स का हो, दालों का हो, पल्सेस का हो, सीरियल्स का हो, चाहे जो हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मिट्टी। अगर मिट्टी फर्टाइल नहीं है तो बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी आप फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हो, सबसे पहले तो मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में आती है प्रोसेस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जिसको हम कहते हैं सोइंग। सोइंग का मतलब क्या करना, बीजों को मिट्टी के अंदर गाड़ना। ठीक है, हम सीड्स को सो करते हैं ना, तो सीड्स को किस तरीके से सॉइल में सो किया जाता है, कैसे सीड्स को जो है ना मिट्टी में गाड़ा जाता है। बेसिकली एक ट्रेडिशनल मेथड होता था, आजकल जो है ना एक सीड ड्रिल टेक्निक आ गई है, उसके थ्रू किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती है। साथ ही साथ सीड्स का सिलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है। अगर आपके पास हैंडफुल सीड्स हैं, यानी कि मुट्ठी भर आपके पास क्या है, कुछ सीड्स हैं, और उनमें से केवल 1 या 2 ही सीड्स क्या हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं, अच्छी ईल्ड दे सकते हैं, बाकी जो सीड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे सीड्स को सो करने का क्या फ़ायदा है, ऐसे सीड्स के साथ फार्मिंग करने का क्या ही फ़ायदा है, कोई खेती करने का मतलब नहीं है ना। आपकी फसल अच्छी नहीं हो पाएगी, आउटपुट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो अच्छी क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मार्केट में, टेलीविज़न में भी आपने देखा होगा, कई तरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं शैम्पूज़ के और कंडीशनर्स के, कि ड्राई स्कैल्प के लिए ऐसा, ऑयली हेयर के लिए ऐसा, है ना, कॉम्बिनेशन वाली स्किन के लिए ऐसा। ऐसा क्यों होता है भाई, बाल हैं हमारे, सबके पास होते हैं, कॉमन शैम्पू या कंडीशनर हम यूज़ क्यों नहीं कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि अलग अलग जो हेयर टाइप होता है उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोगों के बाल बहुत ड्राई होते हैं, उनके बालों को मॉइस्चर चाहिए होता है। कुछ लोगों के बाल ऑलरेडी बहुत ऑयली होते हैं, उनको मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करेंगे अपने पौधों की, अपने क्रॉप्स की, जब हम खेती करते तो जो हमारी फसल होती है ना, उस फसल को भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारी बॉडी को चाहिए भाई, हम खाना क्यों खाते हैं? खाना हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमको आयरन चाहिए, हमको बी विटामिन चाहिए, हमको कैल्शियम चाहिए, हमको मैग्नीशियम चाहिए, हमको विटामिन डी चाहिए, विटामिन ई चाहिए, हमको क्या नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से अपनी बॉडी की ग्रोथ होती है। प्रॉपरली अगर कैल्शियम नहीं लेते हैं हम तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अगर आयरन की कमी होती है तो खून की, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की अगर कमी होगी तो अलग जो है ना प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। सिमिलरली जब हम बात करते हैं फसलों की, तो फसलों को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं। ये न्यूट्रिएंट्स उनको कहाँ से मिलेंगे? ये न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर से। बेसिकली जैसे हम टॉनिक पीते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छा खाना खाते हैं, एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं, एक टॉनिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं। सिमिलरली जो हमारे फसलें होती हैं उनकी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, अब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस होता है वो हम पढ़ेंगे। मैन्योर को ऐड करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या? वाटर सप्लाई करना हमारे फसलों को, हमारे क्रॉप्स को। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, पानी तो चाहिए ही रहेगा ना, पानी से भी तो कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलेंगे। कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे भाई? पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। H2O मतलब क्या? हेयर H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हमारे प्लांट्स को, हमारे क्रॉप्स को चाहिए होता है। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा पानी से। जब आप मिट्टी में, भाई आपके घरों में भले आप आप किसी खेत के कांटेक्ट में नहीं गए हो, आपको नहीं पता है खेती कैसे होती है, फार्मिंग कैसे होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी के घर में एटलीस्ट एक पौधा तो हो गई। तुलसी का पौधा तो सभी के घर में होता है ना। बहुत सारे गमले ना भी रखे हो, बहुत सारे प्लांट्स ना भी हो, लेकिन हाँ 1-2 पौधे तो सबके घर में होते हैं। तो टाइम टू टाइम आपको उसमें पानी डालना पड़ता है कि नहीं डालना पड़ता है? नहीं डालना पड़ेगा क्या? अगर नहीं डालोगे तो क्या होगा? सूख जाएंगे। सिमिलरली इरिगेशन में हम बोलते हैं कि जो हमारे जो क्रॉप्स होते हैं, जो हमारी फसलें होती हैं, उनको पानी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पानी भी हम बोलते हैं कि 2 न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
जाएंगे मिट्टी में जब आप पानी डालोगे तो मिट्टी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाएगा और प्लांट्स क्या करेंगे, इसी पानी को अब्जॉर्ब कर लेंगे अपनी रूट्स के थ्रू। ठीक है, तो इरिगेशन के भी कुछ ट्रेडिशनल यानी कि पुराने ज़माने में किस तरीके के आजकल तो मशीन्स आ गई हैं, एडवांसमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया है, तरह तरह की मशीन्स आने लगी। लेकिन पहले के ज़माने में आपने कुछ पुरानी 80s और 90s तो नहीं, हाँ 80s और 60s की मूवीज़ में देखा होगा, बहुत मेहनत का काम होता था फार्मिंग, इतना आसान नहीं होता था खेती करना। आसान तो अब भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो हो गया है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते थे इरिगेशन के, बैलों के थ्रू जो है ना सिंचाई करी जाती थी। अब मेथड्स कौन कौन से आ गए इरिगेशन के, वो हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मतलब क्या, गाजर घास। सपोज़ आप जो है ना गेहूं की खेती कर रहे हो और गेहूं की फसलों के बीच में कुछ अजीब से जंगली पौधे उगाए हैं। अब उन जंगली पौधों को हटाना तो इम्पॉर्टेंट है ना, कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि हाँ गेहूं भी साथ में उग रहा है और उसके साथ में जो है ना गाजर घास भी उग रही है, क्योंकि गाजर घास का क्या रोल है, हम तो नहीं खा सकते गाजर घास, उसको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो गाजर घास है ना वो क्या करेगी, गेहूं के पौधों के साथ कॉम्पिटिशन करेगी। कैसे कॉम्पिटिशन करेगी, उसको भी सनलाइट चाहिए है। भाई गाजर घास उगेगी, कहाँ उगेगी, मिट्टी में ही उगेगी, तो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेसिकली किसके लिए हैं, गेहूं की फसलों के लिए हैं। लेकिन उनको कौन ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगी, ये गाजर घास यानी कि वीट प्लांट्स। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि खेती के दौरान फसलों के बीच में उगाते हैं, ये मेन क्रॉप प्लांट्स के साथ जो है कम्पीट करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, पानी के लिए, सनलाइट के लिए, इनफैक्ट स्पेस के लिए भी। तो ये अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए इनको हटाना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में सेकेंड लास्ट टॉपिक आएगा अपने पास स्टोरेज का। भाई आपने जो इतनी फसलें खेती बाड़ी करी है, जो आपकी फार्मिंग से जो रिजल्ट निकल के आया है, जो ईल्ड आई है, उसको आप क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। कैसे स्टोर करेंगे वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। लास्ट टॉपिक होगा हमारे चैप्टर का फूड फ्रॉम एनिमल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी हम खाना खाते हैं बेसिकली उनके दो मेजर सोर्सेज होते हैं, एक मिलता है प्लांट से और एक मिलता है एनिमल से। तो एनिमल से किस तरीके से फूड ऑब्टेन किया जाता है वो हम पढ़ेंगे अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो आई होप आज का इस सेशन में जो भी हमने चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं वो सभी को समझ में आया होगा। कौन कौन से टॉपिक्स हमको इस चैप्टर के अंडर कवर करने हैं ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ना, क्रॉप्स एंड इट्स टाइप्स, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, कि एग्जैक्टली क्रॉप्स क्या होती हैं, उनके टाइप्स किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, कैसे हम क्रॉप्स को क्लासिफाई करते हैं, क्या बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का, ये सब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे आप विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। तो आपके लिए उन्हें देखना वहाँ पे काफ़ी कन्वीनियंट होगा। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.